हेलो स्टूडेंट्स, नवभारत ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। फिजिक्स वाला चैप्टर कार्य, ऊर्जा और शक्ति ये देख रहे थे। उसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताए गए थे आपको, और पिछली क्लास में हमने आपको शक्ति और विद्युत शक्ति के बारे में बताया था। तो अब हम ऊर्जा संरक्षण के बारे में देखेंगे। एक अपना टॉपिक जो बीच में छूट गया था उसको कंटिन्यू करेंगे। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ा था, उसकी परिभाषा, मात्रक वगैरह के बारे में देखा था, उसके विभिन्न स्वरूपों के बारे में देखा था, ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उदाहरण भी देखे थे। तो अब हम देखेंगे ऊर्जा का संरक्षण। तो किस तरह से ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताएंगे। ये अपना टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है वो अब अपने अंतिम स्टेज में है। इसके बाद फिजिक्स के तीनों चैप्टर जो है वो आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में हम आगे एक नया चैप्टर लेंगे। तो देखिए, इसमें कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति का ये ऊर्जा संरक्षण वाला टॉपिक जो है, इस शब्द से आप परिचित हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं ये भी आपको पता है, और संरक्षण शब्द का अर्थ होता है रक्षित करना, सुरक्षित रहना। यानी ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता है और न ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। केवल ऊर्जा को एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। और ऊर्जा रूपांतरण के दौरान पूरी की पूरी जो ऊर्जा है वो दूसरे रूप में बदलती नहीं है। इसका कुछ भाग जो है वो ऊष्मा के रूप में, घर्षण के रूप में, प्रकाश के रूप में, या फिर किसी अन्य अनुपयोगी रूप में वेस्ट चला जाता है। इसीलिए ऊर्जा जो है वो हमारे लिए किसी प्रकार से उपयोगी नहीं रह पाती। जब ऊर्जा एक स्वरूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो उसका 100% दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं होता। कुछ प्रतिशत जो है वो ऊष्मा, प्रकाश, घर्षण आदि में वेस्ट चला जाता है। इसीलिए हमें ऊर्जा के बारे में चिंतित होने की ज़रूरत है। ऐसा आपने सुना होगा, ऊर्जा संकट का टॉपिक आपने सुना होगा। तो ऊर्जा के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता क्यों है? इसलिए है क्योंकि 100% जो ऊर्जा है वो कन्वर्सन नहीं होती, उसका कुछ हिस्सा जो है वो वेस्ट चला जाता है। इसीलिए हमें ऊर्जा के बारे में सोचने की आवश्यकता है। तो ये एक उदाहरण आपको बता रहे हैं ऊर्जा संरक्षण। इसको पढ़ने के बाद में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा किस तरह से एक स्वरूप दूसरे स्वरूप में रूपांतरित होता रहता है। तो यांत्रिक ऊर्जा वाला उदाहरण लेकर हम इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ऊर्जा संरक्षण के अनुसार किसी विलगित निकाय, विलगित शब्द का अर्थ होता है अकेला, अकेला, अलग, सेपरेट। निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। केवल ऊर्जा के स्वरूप में रूपांतरण किया जा सकता है, उसको एक से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर है ऊर्जा रूपांतरण का उदाहरण। स्प्रिंग के एक सिरे को दीवार से जोड़कर दूसरे सिरे पर m द्रव्यमान का एक आयताकार गुटका जोड़ देते हैं और निकाय को घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर रखते हैं। जो मैंने बोला है उसको यहाँ पे लिख के देखते हैं। यह है एक दीवार। इस दीवार से हम क्या करते हैं, एक स्प्रिंग जो है वो लगी हुई है, और यहाँ पर एक आयताकार गुटका लगा हुआ है। इसको v वेग से हम इस तरफ धकेलते हैं, और ये m द्रव्यमान का गुटका है। दूसरी कंडीशन में इस स्प्रिंग को क्या कर देते हैं, संपीड़ित कर देते हैं। ये वही m द्रव्यमान का गुटका है। और तीसरी कंडीशन में वापस वही स्थिति होगी जैसे कि 1 नंबर पे आपको दिखाई दे रही है। ये m द्रव्यमान का गुटका है। तो यहाँ पर इसका द्रव्यमान m है, इसका वेग v है, इसीलिए गतिज ऊर्जा होगी
हम जो कार्य इसके ऊपर करेंगे वो इसमें किस ऊर्जा के रूप में जाएगा, गतिज ऊर्जा के रूप में। और गतिज ऊर्जा की वजह से ये फिर इस तरफ गति करेगी। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा जो है वो अधिकतम है, और इस कंडीशन में जो है स्थितिज ऊर्जा काम करेगी। इस स्थिति में तो गतिज ऊर्जा काम करेगी, क्योंकि m द्रव्यमान का गुटका और उसको v वेग से इस तरफ धकेला जा रहा है। तो ये गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv², उस हिसाब से ये गतिज ऊर्जा यहाँ पर अधिकतम होगी और ये गुटका खिसक के इधर चला जाएगा, स्प्रिंग संपीड़ित हो जाएगी। स्प्रिंग जब संपीड़ित होती है तो उसमें हम कार्य कर रहे हैं और वो कार्य इस स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थिति ऊर्जा का मतलब होता है EP = 1/2 kx²। तो इस रूप में ये ऊर्जा जो है वो इसमें संचित हो जाएगी। गुटका इस तरफ खिसक गया है, इसने स्प्रिंग को संपीड़ित कर दिया है। और तीसरी कंडीशन वापस पहले वाली ही है। यहाँ पे गतिज ऊर्जा का जो मान होता है, जिस गतिज ऊर्जा से इसको धकेला गया था उसी गतिज ऊर्जा से वापस ये विस्तृत हो गई है, फैल गई है, इसका फैलाव हो गया है। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा जो है 1/2 mv² होगी, और यहाँ पर भी गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होगी। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा 1/2 kx² होगी। ये तीनों कंडीशन में इनकी ऊर्जाओं के जो है मान है, ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है, क्यों बदल जाती है, यही अपना जो है चित्र से समझाने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। तो क्या करते हैं, स्प्रिंग के एक सिरे को दीवार से जोड़कर दूसरे सिरे पर एक m द्रव्यमान का एक आयताकार गुटका जोड़ देते हैं, जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है। और इसके बाद में निकाय को घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर रख देते हैं, और जहाँ पे घर्षण का मान कम हो उस जगह पे इसको रख देंगे। स्प्रिंग को संपीड़ित करने के लिए हम गुटके को क्या करते हैं, दीवार की तरफ v वेग से धक्का देते हैं। ये m द्रव्यमान का गुटका है, v वेग से इसको हम दीवार की तरफ धक्का लगाएंगे। तो इस ऊर्जा से गुटका स्प्रिंग को x दूरी तक संपीड़ित कर देता है। कितनी दूरी तक ये संपीड़ित हो जाएगा, x दूरी तक संपीड़ित हो जाएगा। गुटका पहले यहाँ था, अब ये गुटका यहाँ चला गया है, तो ये जो विस्थापन हुआ है वो कितना हुआ है, x विस्थापन। और यदि स्प्रिंग नियतांक k हो, स्प्रिंग नियतांक एक निश्चित राशि होती है, एक निश्चित मान होता है इसका, इसलिए इसको हम स्थिरांक कांस्टेंट या फिर नियतांक कहते हैं। तो यदि स्प्रिंग नियतांक k हो तो फिर इस संपीड़न की वजह से स्प्रिंग में 1/2 kx² स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। विस्थापन कितना हो रहा है गतिज ऊर्जा की वजह से, x। यदि स्प्रिंग का नियतांक कितना हो, k, तो फिर इस स्प्रिंग में संपीड़न के फलस्वरूप स्थितिज ऊर्जा जितनी संचित होगी उसका मान कितना होगा, 1/2 kx²। और इस स्थितिज ऊर्जा के कारण स्प्रिंग क्या करेगी, पुनः साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए गुटके को विपरीत दिशा में v वेग से गति देती है। जैसे ये गुटका गतिज ऊर्जा की वजह से इधर गया था, संपीड़ित हो गया था, संपीड़ित होने के पश्चात अब इसमें स्थितिज ऊर्जा आ चुकी है। ये स्थितिज ऊर्जा क्या करेगी, इसको वापस अपनी मूल अवस्था में लाने के लिए प्रयत्न करेगी। इसीलिए v वेग से ये गया था, अभी v वेग से वापस इसको पीछे की ओर धकेलने का काम कौन करेगी, स्थितिज ऊर्जा। इसका मान कितना है, 1/2 kx²। इस कारण गुटके की गतिज ऊर्जा पुनः 1/2 mv² हो जाती है। जब ये वापस विस्तृत होगी, फैलाव इसका होगा, तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान वही हो जाएगा जो कि पहले कंडीशन में दिखाई पड़ रहा है। गतिज ऊर्जा के कारण गुटका साम्य अवस्था से आगे तक स्प्रिंग में फैलाव उत्पन्न कर देता है। इस गतिज ऊर्जा के कारण ये गुटका फैल के वापस अपनी साम्य अवस्था, मूल अवस्था में आ जाता है। और एक चक्कर, जब गुटका एक चक्कर पूरा करके पुनः साम्य अवस्था की ओर आता है तो उसकी गतिज ऊर्जा है वो उतनी ही होती है जितनी की प्रारंभ में थी। पहले वाली कंडीशन में कितनी दिख रही है, 1/2 mv² दिख रही है,
संपीड़न के दौरान, तो फैलाव के दौरान भी कितनी होगी 1/2mv²। और इस पूरी प्रक्रिया में गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग है वो सदैव नियत रहता है। यानी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ रहा है तो स्थितिज का कम हो जाएगा, और यदि स्थितिज का बढ़ रहा है तो गतिज का कम हो जाएगा। यानी ऑल ओवर जो ऊर्जा है मैकेनिकल जो एनर्जी है यानी यांत्रिक जो ऊर्जा है वो नियत रहती है। ये इस चित्र और इस प्रयोग से बात समझ में आती है। और जिसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज प्लस गतिज दोनों को मिला के क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। यदि निकाय की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा में कमी हो जाएगी, और जब गतिज ऊर्जा कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। इसके बाद में यदि स्थितिज और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्रमशः डेल ईपी व डेल ई के हो, यदि स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ये त्रिभुज का निशान है, इसको बोलते हैं डेल यानी परिवर्तनशील। ये किसी भी राशि के आगे लगता है, इसका मतलब होता है परिवर्तनशील। तो डेल ई पी व डेल ई के हो तो यदि स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का मान ये हो तो कैसे लिखेंगे इसको, डेल ई पी इजिकल टू माइनस डेल ई के, इस तरह से इसको लिखते हैं। यानी एक का मान बढ़ेगा तो एक का मान कम होगा। और इसको चेंज कर लेते हैं तो लिखेंगे डेल ई पी इजिकल टू नहीं, ये माइनस का है तो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये डेल ई के बराबर 0 लिख लेंगे इसको। इस तरह से पक्षांतरण करने पे ये आता है। कुल यांत्रिक ऊर्जा जो है उसको किस तरह से लिखेंगे, कुल यांत्रिक ऊर्जा के लिए हम लिखते हैं ई एम इजिकल टू डेल ई पी प्लस डेल ई के। इस तरह से हम इसको लिखेंगे यांत्रिक ऊर्जा के लिए। ये यांत्रिक ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा और ये गतिज ऊर्जा, तो इसका योग जो हो किसके बराबर होगा, डेल एम के बराबर, यानी यांत्रिक ऊर्जा के बराबर। संपूर्ण चक्र में यांत्रिक ऊर्जा में कुछ कमी आ जाती है, पूरा जो एक चक्कर है, साइकिल है, उसमें यांत्रिक ऊर्जा में कुछ कमी आ जाएगी। तो ये जो ऊर्जा कम हुई है वो कहाँ चली गई, वो चली गई क्षय के रूप में, यानी या तो ऊष्मा के रूप में क्षय हो गया उसका, या प्रकाश के रूप में क्षय हो गया, या घर्षण के रूप में उसका क्षय हो गया। क्योंकि ऊर्जा का कुछ भाग जो है वो ध्वनि के रूप में क्षय हो सकता है, ऊष्मा के रूप में क्षय हो सकता है, या फिर प्रकाश या घर्षण के रूप में क्षय हो सकता है। निकाय की संपूर्ण ऊर्जा का मान हमेशा नियत रहता है, लेकिन जब आप टोटल एनर्जी और ये क्षय को जो कैलकुलेट करोगे तो टोटल एनर्जी जो है वो आपकी वही आएगी जितनी शुरू में थी, अर्थात ऊर्जा संरक्षित रहती है। ये इस प्रयोग से समझ में आता है। तो किस तरह से हम लिखेंगे, निकाय की संपूर्ण ऊर्जा का मान जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा E इजिकल टू ई एम प्लस लिखा जाएगा घर्षण, और प्लस लिखा जाएगा E ध्वनि लिख सकते हैं, और प्लस हम लिख सकते हैं E यहाँ पे अन्य लिख सकते हैं, और बराबर जो मान है वो आएगा नियत। तो यहाँ पे अन्य का मतलब यहाँ पे ई प्रकाश लिख सकते हैं, ई ऊष्मा लिख सकते हैं। ये सारे जब जुड़ जाएंगे तो टोटल मान जो नियत आता है ई इक्वल नियत, यानी बराबर। टोटल योग कर लोगे आप, सब चीज़ों को जोड़ लोगे तो उतनी ही ऊर्जा आपको वापस मिल जाएगी जितनी शुरू में आपने दी थी। यह अर्थात यांत्रिक ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है। ये हमारे समझाने का मकसद था और ये इससे क्लियर होता है। इसके बाद में हम देखेंगे ऊर्जा का क्षय। क्षय यानी नष्ट होना।
ऊर्जा का क्षय। ऊर्जा किस तरह से क्षय होती है, एक से दूसरे रूप में जब बदलती है तो ऊर्जा का पूरा जो 100% है वो कन्वर्ट नहीं होता, उसका कुछ हिस्सा है वो ध्वनि प्रकाश ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। तो ये ऊर्जा का क्षय है क्या, इसके बारे में देखिए। जब ऊर्जा एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में रूपांतरित होती है तो ऊर्जा का कुछ भाग जो है वो ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश आदि के रूप में क्षय हो जाता है और कुल ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है, जैसा कि अभी हमने इस प्रयोग में ऊपर वाले में पढ़ा था। तो कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, लेकिन इस अनुपयोगी क्षय के कारण हम 100% दक्ष निकाय नहीं बना पाते। 100% उसका कन्वर्सन जो है वो जिस ऊर्जा में हम चाहते हैं उसको, उसमें नहीं हो रहा है, उसका कुछ भाग जो है वो वेस्ट चला जाता है। तो टोटल जो काउंटेबल एनर्जी है वो तो उतनी ही होगी, लेकिन रूपांतरण जो हम चाहते हैं उस ऊर्जा में 100% नहीं हुआ। इसका मतलब कोई भी दक्ष निकाय बनाना संभव नहीं हो पाता है। तो ऊर्जा का क्षय निम्न रूप में होता है। पहला है ऊष्मा के रूप में। ऊष्मा के रूप में कैसे होता है, आपने देखा होगा जब पंखा चलता है तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। हम देखते हैं कुछ समय तक जब पंखा चल रहा होता है तो हम उसके मोटर के नीचे वाले हिस्से को जब छू के देखते हैं तो वो कैसा लगता है, गर्म। ये गर्मी कहाँ से आई, मोटर के चलने से। ये विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है, लेकिन 100% नहीं बदल रही है। उसका कुछ हिस्सा मशीन कलपुर्जों को गर्म करने में वेस्ट जा रहा है। तो वो ऊष्मा ऊर्जा किसी काम की नहीं है हमारे लिए। तो वो विद्युत ऊर्जा तो खा रही है, लेकिन कन्वर्सन उसका यांत्रिक ऊर्जा में हम चाहते हैं जो हो नहीं रहा है। तो ये हो गया ऊष्मा क्षय। और इसी तरह से बल्ब में भी होता है। बल्ब हम जलाते हैं तो किसके लिए जलाते हैं, प्रकाश प्राप्त करने के लिए। प्रकाश तो हमें प्राप्त हो रहा है, परंतु बल्ब को जब छू के देखते हैं तो कैसा लगेगा, गर्म। तो ये गर्मी किसी काम की नहीं है, ये ऊष्मा हमारे लिए किसी प्रकार से उपयोगी नहीं है। तो ये वेस्टेज है ऊर्जा का। और इसके बाद में हम देखते हैं प्रकाश ऊर्जा। दूसरा जो ऊर्जा का क्षय होता है वो होता है प्रकाश के रूप में। तो प्रकाश ऊर्जा किस तरह से होगा, जैसे हम ईंधन के लिए लकड़ियों को जला रहे होते हैं, कोयले को जला रहे होते हैं, तो हमें क्या चाहिए वहाँ से, उससे हमें ऊष्मा चाहिए। तो 100% जो कोयला है, जो लकड़ी है, वो ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट नहीं होती है। उसका कुछ हिस्सा जो है वो प्रकाश के रूप में भी वहाँ पे हो रहा है। चूल्हे, जब हम अपने घरों में चूल्हे जलाते हैं या ईंधन के रूप में जब उसका इस्तेमाल किया जाता है तो हम क्या देखते हैं, लकड़ी और कोयला जो है वो हमें ऊष्मा तो देता है, परंतु साथ साथ में प्रकाश भी देता है। तो हमने क्या प्रकाश के लिए उनको जलाया? नहीं, हमने उसको ऊष्मा के लिए जलाया है, लेकिन प्रकाश तो ऐसे ही मिल रहा है ना। तो ये प्रकाश हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो ये क्या है, वेस्टेज है। तो प्रकाश के रूप में किस तरह से ऊर्जा का क्षय होता है, ये इस उदाहरण से आप समझ पाए होंगे। और तीसरा है ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा है टक्कर, घर्षण और अन्य प्रक्रियाओं में ऊर्जा का कुछ भाग ध्वनि ऊर्जा के रूप में भी क्षय हो जाता है। टक्कर होती है जब, जैसे ये एक डस्टर है जिसको इस ऊंचाई तक मैं लेके गया हूँ, तो मैंने इसके ऊपर क्या किया है, कार्य। वो कार्य इस डस्टर में किस रूप में संचित हो गया, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अब जब इसको छोड़ा जाता है तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा, नीचे आके और ये यहाँ बेंच पे गिरेगा। तो ये स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है किसमें, गतिज ऊर्जा में। और जब ये टकराएगा बेंच के साथ, तब उस समय पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में बदल चुकी होती है और गतिज ऊर्जा का मान एकाएक 0 होता है। तो इस समय जो ध्वनि आती है वो हमारे लिए किसी प्रकार से उपयोगी नहीं है, लेकिन ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए इसने एनर्जी को वेस्ट किया है। तो इस तरह से ध्वनि के रूप में एनर्जी नष्ट हो जाती है। जितनी भी कलपुर्जे मशीनें वगैरह चलती है तो आवाज़ निकालती है कि नहीं निकालती है, वो आवाज़ जो होती है वो किसी प्रकार से हमारे लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन वो आवाज़ जो है निकालने में ऊर्जा की खपत ज़रूर होती है। तो ये ध्वनि जो है वो वेस्ट होती है, तो इसको ऊर्जा क्षय का एक भाग माना जाता है। तो ये थे ऊर्जा क्षय के प्रमुख प्रकार, कितने रूपों में ऊर्जा जो है वो क्षय होती है। कोई भी दक्ष निकाय हम क्यों नहीं बना पाते हैं, ऊर्जा का क्षय किन रूपों में होता है, ये हमने इस टॉपिक के माध्यम से जाना। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम मिलते हैं।